107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिन पे हम खुलकर बात करते हैं। खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां ऐसे जिसके बारे में शायद हम अपने पति को ना बोल पाएं, जिसके बारे में हम बेटे को ना बता पाएं, या जिसके बारे में हम अपने बच्चों के सामने जिक्र भी ना करें। लेकिन वो बीमारियां जब बड़ी हो जाती है, बड़ा रूप ले लेती है, तो शायद हो सकता है जान भी चली जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और ब्रेस्ट कैंसर कब होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या हमारी ब्रेस्ट बड़ी हो जाती हैं या गांठ हो जाती हैं या सिकुड़ने लगती हैं, क्या कुछ बदलाव होते हैं, उसके बारे में ढेर सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो जरूर सवाल कीजिएगा और हमारे इस प्रोग्राम में जुड़िएगा जरूर। आज है 21 अगस्त 2026 और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सूचना कुशवाहा जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी, थैंक यू गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM को। जी, बहुत बहुत वेलकम मैम, सभी श्रोताओं की तरफ से और गुड़गांव की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। दोस्तों को बता देते हैं, डॉक्टर सूचना कुशवाहा जी MBBS MD FNB संस्थापक एवं मुख्य चिकित्सा प्रजनन ब्रेस्ट कैंसर से हैं। स्तन स्वास्थ्य एवं कैंसर देखभाल में 15 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का। क्लिनिकल ब्रेस्ट इमेजिंग एवं इंटरवेंशन विशेषज्ञ हैं। तो दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है, दोनों नंबर अभी हमने लाइव में जोड़ दिए हैं। आप कॉल कीजिएगा। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो जरूर सवाल कीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ये नहीं है कि हम डरा रहे हैं लोगों को। हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो ये गंभीर बीमारी जरूर है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन समय पे अगर हम लक्षण पहचान लेते हैं और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो इसका इलाज संभव हो जाएगा। और शायद जो एक टेंशन वाली जिंदगी है, बीमारी वाली, परेशानी वाली जिंदगी है, उससे हम बच पाएंगे। जी, तो डॉक्टर सूचना कुशवाहा जी, बहुत सारे सवाल हैं। शायद हमारे जो श्रोता हैं वो भी काफी सारे सवाल लेके बैठे होंगे। तो यहाँ पे आप बताएं कि एक नॉर्मल ब्रेस्ट शेप किस तरह का होता है। बिल्कुल, तो ये सवाल जैसे आपने पूछा, और भी बहुत सारी महिलाएं मेरे क्लिनिक में मुझसे पूछती हैं कि क्या मेरी शेप और साइज एप्रोप्रिएट है, क्या ऐसा ही होता है। तो ब्रेस्ट का शेप मोटे तौर पे आप उसको राउंड शेप समझ सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जब एक औरत बच्ची से बड़ी होती है और फिर बड़ी से जब वो शादी होती है, वो कंसीव करती है और दूध पिलाना शुरू करती है, इन दौरान इस पूरी जर्नी में उसकी ब्रेस्ट में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो उसकी शेप को थोड़ा ढीला कर सकते हैं या थोड़ा बदल सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बदलाव है। बट कभी आपको लगे कि सिर्फ एक ही ब्रेस्ट में बदलाव ज्यादा है और दूसरी ब्रेस्ट में उतना नहीं है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। दूसरा, इसमें यहीं पे मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो अधिकतर मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा ब्रेस्ट साइज क्या छोटा तो नहीं है या बहुत बड़ा तो नहीं है। तो ब्रेस्ट कोई भी एक परफेक्ट साइज नहीं है। मैं आपको एक कोई मेजरमेंट या वैल्यू यहाँ पे नहीं दे सकती कि ये परफेक्ट साइज होता है, नहीं। परफेक्ट साइज वो है जिसमें महिला खुद कॉन्फिडेंट फील करे। वो हो सकता है मेरे लिए परफेक्ट ना हो पर आपके लिए परफेक्ट हो। तो यदि आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने साइज में, दैट इज द बेस्ट साइज फॉर यू। वो सबसे सही साइज है आपके लिए। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर साहब। अगर एक महिला अपने ब्रेस्ट है उससे जुड़ा कोई बदलाव महसूस करे, है ना, कि जैसे अभी आपने बताया एक ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया है ना, या कोई गांठ महसूस हो रही है या कोई पस महसूस हो रही है, तो उसे किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दर्द नहीं होता कई बार उस गांठ में, क्योंकि जब दर्द होता है तो शायद हमारा कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाता है कि ये दर्द हो रहा है मुझे, है ना, या हम किसी को शायद बता पाए उस दर्द की वजह से। लेकिन जब दर्द नहीं होता तो सोचते हैं कि क्या परिवार को वालों को परेशान करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर इस सवाल का जवाब लेंगे। पहले हमारे साथ हमारे रेडियो मित्र राजकुमार जी जुड़े हैं। तो राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। जी नमस्कार शर्मिला जी, और डॉक्टर साहब कुशवाहा मैम को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया मैडम ने अभी जी, पहले तो हम जागरूक नहीं थे जी मैडम, ये क्या होता है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्योंकि ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे को अब
कोई भी तकलीफ होती है हमारी बाण बेटी को या किसी भी लेडीज को यहाँ पे ब्रेस्ट में या जो भी आप बोलते हो जी, जी तो वो चिंता होने लगती है जी। कहीं एक बार दिमाग में वही जाता है कहीं कैंसर की शिकायत तो नहीं है जी जी तो वो कई दिनों तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना मुनासिब नहीं समझते और हम लेट भी कर देते हैं जी। हम्म जैसे कि हमारे बड़े भाई की मिसेज थी, हम्म वो फौज में डिप्टी में है, तो उनकी घरवाली के मैडम के ये तकलीफ थी जी, काफी दिन से थी जी। जी जी दर्द रहता था उनके छाती में जी। हम्म मेडिकल रोड तक गुड़गांव पीजीआई में लेके गए जी, जी तो वहाँ पे उनको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत बता दी जी। ओहो जी, तो हालांकि सरकारी में तो नहीं करवा, लेकिन प्राइवेट में लेके गए और अभी उनका जो एक हिस्सा है वो निकाल दिया था जी डॉक्टर साहब ने। जो भी इसकी प्रक्रिया है ऑपरेशन की, तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है किसी भी लेडीज को जी उसके कौन कौन से और भी अंग प्रभावित होते हैं, या उनको आगे ऑपरेशन होने के बाद भी उनके शरीर में कोई और कैंसर की कोई और गांठ हो सकती है क्या? जी जी थैंक यू राजकुमार जी सवाल करने के लिए। अभी डॉक्टर साहब आपको आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सूचना जी को नमस्कार जी। जी नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते जी डॉक्टर साहब। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा राजकुमार जी ने कि एक बार यदि किसी लेडी को, महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो क्या उसके और भी अंग प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहला तो वो बीमारी वापस लौट सकती है जी, स्पेशली तब जब हमने उसको एक लेट स्टेज में ही पकड़ा था। जो महिलाएं स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज होती हैं, उनकी बीमारी का पहले 5 साल में वापस आना संभव है। और ऐसा नहीं होता कि अब तो ब्रेस्ट निकाल दी तो आएगी कहाँ से, नहीं, वो बीमारी सिर्फ उसी जगह पे नहीं, बाकी भी पूरे शरीर में कहीं भी आ सकती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा हो कि आपके डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो साल में या हर 6 महीने में आपका पेट सीटी या अल्ट्रासाउंड पेट का, मैमोग्राफी, ये सब टेस्ट कराते रहते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं हमारी बीमारी वापस तो नहीं आ रही। उसके अलावा ब्रेस्ट के साथ साथ और बहुत सारे अंग जेनेटिक तौर पे जुड़े होते हैं, जैसे कि अंडेदानी। तो यदि किसी महिला का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसका रिस्क अंडेदानी के कैंसर का होने का भी बढ़ जाता है। तो हम जो रूटीन तौर पे उसकी जांचें करते हैं उसमें ये सब ऑर्गन्स कवर होते हैं और हम उनको जल्दी ही पहचान सकते हैं और पकड़ सकते हैं। जी बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर साहब आपने। और अब हम अपने उसी सवाल की तरफ चले जाते हैं कि अगर किसी को गांठ है छाती में या भारीपन है, दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें? कितना ध्यान देना जरूरी होता है? बिल्कुल शर्मिला जी, तो मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुना है कि उनको ये पता होता है कि गांठ एक लक्षण हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इसी सवाल में मैं सारे श्रोताओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट में या तो गांठ हो या और दूसरे लक्षण, जैसे कि निप्पल से कोई भी प्रकार का पानी छूटना, किसी भी प्रकार का। आपके निप्पल दोनों बाहर की तरफ होते हैं आमतौर पे, लेकिन अभी आपको लगने लगा है कि सडनली मेरा कुछ दिनों से या महीनों से एक निप्पल अंदर धंस रहा है, ब्रेस्ट की चमड़ी के ऊपर डिंपल पड़ रहा है, जैसे हमारे गालों में डिंपल पड़ते हैं जब हम कभी कभी हंसते हैं अच्छे से, उसी प्रकार यदि आपकी ब्रेस्ट की चमड़ी पे डिंपल पड़ रहा है, वो अंदर धंस रही है, या ब्रेस्ट की स्किन पे कोई भी तरीके का बदलाव है, छाले हैं, निप्पल के ऊपर पपड़ी जमती है, ये सब लक्षण होते हैं एक बीमार ब्रेस्ट के। ये लक्षण कैंसर के नहीं है, ये बस ये बताते हैं कि आपकी ब्रेस्ट में कोई तो बीमारी चल रही है। अब आप लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपने बीमारी एक ही सुनी है, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट में 50 और बीमारियां हो सकती हैं जो इसी तरह के लक्षण दे सकती हैं। तो जब भी आप ऐसा बदलाव महसूस करें, कोई भी बदलाव हो, तो आप अपने डॉक्टर से बिना डरे एक बार चेक जरूर कराइए, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही है कि वो कैंसर नहीं होगी, और यदि हुई भी तो आपने इमीडिएट एक्शन लिया है, वो हम उसको जल्दी पकड़ के पूरी तौर से ठीक कर सकते हैं प्यार से। दूसरा, गांठ के बारे में और मैं, शर्मिला जी ने भी मुझसे पूछा कि मैडम अक्सर वो दर्द नहीं देती तो हम भी इग्नोर करते हैं उस गांठ को। तो गांठ होना ही अपने आप में एक लक्षण है, हमें उसमें वेट नहीं करना कि दर्द जब होगा या पड़ी रहेगी, ये तो बनती रहती हैं, तो आपको वेट नहीं करना, आप उसको जाके एक बार जरूर चेक कराइए। हर गांठ कैंसर नहीं है, पर हर गांठ को एक प्रॉपर चेकअप जरूर चाहिए। तो उसके बाद फिर आप शांति से बैठ सकते हो, जब डॉक्टर ने उसको देख लिया, चेक कर लिया टेस्ट से, और वो बताएं कि ये कैंसर की गांठ नहीं है, तब आप शांति से बैठ सकते हो, तब तक नहीं बैठ सकते हो शांति से। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने चेक किया और कोई कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी उस गांठ को निकलवाना जरूरी होता है क्या, या फिर वो गांठ रहे तो कोई परेशानी नहीं देगी? बिल्कुल, तो ये
कई बार जब हम भी बोलते हैं पेशेंट को कि हम इससे बायोप्सी करेंगे, एक तो ये देखने के लिए कि ये कैंसर है या नहीं, और कैंसर नहीं है तो किस प्रकार की गांठ है जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर की गांठों को ही इलाज चाहिए। कई बार गांठ में कैंसर नहीं होता, फिर भी हम उसको निकालते हैं या दवाइयां देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो इन्फेक्शन की गांठ हो सकती है तो बढ़ेगी, पहला। दूसरा, वो हो सकता है आज कैंसर नहीं है पर बायोप्सी हमें ये भी बता देती है कि आगे चल के तो कैंसर में तब्दील नहीं होगी, तब भी हम आपको उसकी सर्जरी के लिए या उसको निकलवाने के लिए एडवाइस करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी गांठ किस तरीके की है। एक रूल नहीं है जो हर गांठ के ऊपर अप्लाई हो जाए। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सूचना कुशवाहा जी। आज है 21 अगस्त 2026 और समय की बात करूं तो समय हो चुका है राजकुमार जी के जुड़ने का। तो राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेडियो मित्र राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और समय 11:30 हो चुकी हैं। जी राजकुमार जी। जी शर्मिला जी, सूचना मैडम को भी नमस्कार है जी। जी नमस्ते सर, सवाल कीजिए आप सवाल। जी सवाल कर रहा हूँ जी मैं, मैडम का नाम बहुत अच्छा जी, सूचना। जी जी जी। और मैडम से एक सवाल है जी, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर है जी, ये लेडीज को ही होता है जी, ये ओनली लेडीज। इसमें जैसे कि शादीशुदा औरतों का ही होता है या अनमैरिड लड़कियों का भी हो जाता है जी? जैसे शादी के लायक हो रही है छोरी, 20 साल की, 22 साल की, 25 की शादी नहीं हुई, क्या उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? और जी एक सवाल और है जी, जैसे कि लेडीज ये पहनती है, बरा पहनती है, नीचे जो भी पहनती है जी, क्या वो उनको ज्यादा टाइट पहनना चाहिए, हल्का पहनना चाहिए? क्या वो भी कारण हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का या गांठ का जी? मैं गाड़ी चला रहा हूँ जी, टाइम नहीं है बिल्कुल। जी जी जी, बताएं बताएं सर, बताएं। एक सवाल और है जी, जाते जाते सूचना मैडम से मैं इनको नमस्कार कर रहा हूँ जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जी आज आप। ये जैसे कि जी बच्चा दूध पीता जी मम्मी का, छोटे बच्चे कहते हैं कई बार बच्चा अपने मस्ती में दूध पीता और उसका सर लग गया जी, अपनी माँ की छाती में लग गया या ब्रेस्ट में लग गया जी, उससे गांठ हो जाती है जी, कई बार मैंने सुना है, और वो गांठ कैंसर का कारण बन जाती है जी। क्या ये सही है या गलत है जी? मेरे ये 2-3 सवाल थे जी मेरे दिमाग में। मैं नमस्कार करता हूँ सूचना जी को, शर्मिला जी को। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जी, बहुत जानकारी मिलेगी हमारी माता बहनों को जी 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 प्रोग्राम जी। राजकुमार जी, सिर्फ उनके लिए जानकारी नहीं, हम कहते हैं सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में बेटियां हैं या फिर ये कह सकते हैं आपकी पत्नी है, बहनें हैं, भांजियां हैं, जो भी महिलाएं हैं आपके संपर्क में, आप उन सबका तभी ध्यान रख पाएंगे जब आपको जानकारी होगी। तो इसीलिए हमने ये रेडियो प्रोग्राम करने का सोचा है जी। थैंक यू राजकुमार जी जुड़ने के लिए। नमस्कार जी आपको, और मैडम को भी नमस्कार जी। नमस्ते। तो मैम धीरे धीरे करके राजकुमार जी के सवालों के जवाब देते हैं, फिर हमारे सवाल तो शायद मेरे को लगता है कि आज पूरे हो ही नहीं पाएंगे। जी बताएं मैम। तो राजकुमार जी ने सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं की बीमारी है? बिल्कुल नहीं, ये आदमियों में भी हो सकती है। यदि आप 100 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज उठाएं तो उनमें से एक आपको आदमी मिलेगा। इसीलिए आदमियों को भी ये ध्यान रखना है कि यदि उनको अपनी छाती में कोई भी गांठ, कोई भी निप्पल से रिसाव, कोई भी तरह का बदलाव दिखे तो एक बार जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं और उनसे मिलें। अधिकतर वो ऐसा सोचते हैं कि हमें तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती, इसीलिए वो लेट स्टेज में पकड़े जाते हैं। तो आप उसको जरूर दिखाइए अपने डॉक्टर से। दूसरा सवाल राजकुमार जी का ये था कि किसी भी तरह की ब्रा पहनने से कोई ब्रेस्ट कैंसर का संपर्क है या नहीं। तो ब्रा और ब्रेस्ट कैंसर आपस में किसी भी तरीके से नहीं जुड़े हुए। मैं एक विशेषज्ञ हूँ ब्रेस्ट की, और मैं अपने मरीजों को 24 घंटे ब्रा पहनने के लिए सजेशन देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप देखो कि ब्रेस्ट हर समय हमारी छाती से लटकी हुई है, वो एक सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन है जो हमेशा लटकी हुई है। यदि मैं आपको बोलूँ आप 2 किलो का थैला पकड़िए, आप कितनी देर पकड़ सकते हैं? आपका हाथ और कंधा दुख जाएगा। इसी प्रकार जो भगवान ने मांसपेशियां बनाई हैं उनके सपोर्ट के लिए, वो दुख जाती हैं। तो यदि आप सपोर्ट देंगे तो आपको जो ये फालतू के ब्रेस्ट पेन होते हैं, ब्रेस्ट की सैगिंग होनी शुरू हो जाती है, ढीली पड़ जाती है ब्रेस्ट, या कभी कभी कुछ महिलाओं को निप्पल से फ्लूइड भी रिसने लगता है, पानी भी रिसने लगता है, क्योंकि वो अच्छा सपोर्ट नहीं दे रही अपनी ब्रेस्ट को। तो ब्रा किसी भी कलर की, किसी भी पैटर्न की, कोई भी वायर्ड, पैडेड, कुछ भी पहनिए, एक ही चीज चाहते हैं हम ब्रा से कि वो आपकी ब्रेस्ट को प्रॉपर कवरेज और प्रॉपर सपोर्ट दे, और हो सके तो 24 घंटे पहनने की आदत डालिए। तीसरा सवाल था राजकुमार जी का, बच्चे के सर मारने का एक ये इत्तेफाक होता है। ये किसी भी तरीके से हमने साइंस में नहीं पढ़ा कि एक चोट लगने से कैंसर कैसे बन जाएगा।
तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। वो एक इत्तेफाक होता है कि बच्चे का सर लगा, माँ ने खुद से अपने आप को चेक किया और उसको एक गांठ महसूस हुई, और जब उसने चेक कराया तो कैंसर निकला। दूध पिलाने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, उनको यदि अपनी छाती में कोई भी गांठ महसूस होती है, कोई भी तकलीफ महसूस होती है, बिना रुके, बिना सोचे समझे एक बार डॉक्टर को जाके चेक कराइए। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है उस समय पे घर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार जुड़ते हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं और कहते हैं ये तो दूध की गांठ है, ऐसा कर इस पे सिकाई कर ले, ऐसा कर इसको थोड़ा ना मालिश करवा ले, ऐसा कर इसके ऊपर ना प्याज बांध ले, या पत्ता गोभी होते उसके पत्ते रख ले निवाए पानी में करके। ये सब हमने देखा है। तो ये सब बिल्कुल आप करिए, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कराइए और संतुष्टि लीजिए कि ये कैंसर की गांठ नहीं है, ये दूध की ही गांठ है। उसके बाद आप जो भी अपने नुस्खे अपनाना चाहते हैं आप अपना सकते हैं, पर देरी मत कीजिए दिखाने में। जी डॉक्टर सूचना कुशवाहा जी, कई बार होता है कि जो माएँ दूध पिलाती हैं तो उनको पस पड़ जाता है ना, और कई बार होता है कि एक छाती से ही दूध पिला रही हैं, दूसरे से नहीं पिला रही हैं, तो वो एक छाती बहुत बड़ी हो जाती है और एक छोटी हो जाती हैं, तो उसमें भी क्या चेक कराने की ज़रूरत होती है, और क्या वो पस आराम से निकाला जा सकता है बिना दर्द, बिना परेशानी के? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा शर्मिला जी। तो एक माँ जो दूध पिला रही है उसमें हमेशा चांस होता है कि उसकी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, वो उसकी ब्रेस्ट सूज सकती है, उसमें पस या मवाद की शिकायत बन सकती है। तो उसमें क्या लक्षण होंगे कि उसको दर्द होगा दूध पिलाते वक्त, छाती सूज जाएगी, लालपन हो जाएगा और बुखार भी आ सकता है जाड़ा लग के। तो ऐसे में आप अपने जब डॉक्टर से मिलेंगे वो आपको कुछ जांचें लिखेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, और यदि हमें उसमें लगता है कि मवाद अंदर इकट्ठी हो गई है तो हम उसको बड़े प्यार से एक सिर्फ सुई के माध्यम से बिना चीरा, बिना टाके दिए उसको निकाल सकते हैं। अब बात ये होती है कि मरीज आता ही इतनी लेट है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया है, वो मेरे को चेक कराना है। तो आप एक बार चेक कराओ, उसमें इन्फेक्शन है तो हम उसको आराम से ठीक कर सकते हैं बिना चीरे टाके के, सिर्फ एक सुई से। और आपकी जो ये जर्नी होती है माँ बनने की, अपने बच्चे से जुड़ने की, उसको हम ठीक रख सकते हैं। दूसरा, शर्मिला जी ने भी ये भी पॉइंट उठाया कि एक साइड से बच्चा दूध ज़्यादा पीता है, एक से कम, ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। एक ही शरीर है हमारा, लेकिन फिर भी आप कई बार देखते हैं कि एक छाती से ज़्यादा दूध बनता है और दूसरी से कम। तो ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है, उसमें घबराना नहीं है। हर बार आपको पहले उस छाती को बच्चे को देना है जहाँ से दूध कम बनता है, फिर उसको दूसरी छाती से लगाना है। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, पर हाँ कभी बुखार चढ़ जाए, छाती सूज जाए, लालपन आ जाए, तब ज़रूर आप उसको चेक कराएं। जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ हमारे रेडियो मित्र जयपाल जी जुड़े हैं, तो जयपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। हेलो। हाँ शर्मिला जी, आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्ते जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं थोड़ा लेट भी जुड़ा हूँ, और वैसे तो सवाल बहुत सारे राजकुमार जी ने पूछ लिए, मेरे भी सवाल कई उसमें आगे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक हो सकता है ये आपने बताया भी डॉक्टर साहब ने बीच में, मैंने ना सुना हो, पहले बताया हो, इसके कारण क्या, जैसे आपने बताया, मैं भी ये सोचता था, अभी मेरे को नई चीज पता लगा कि आदमियों में भी जो है ना ये ब्रेस्ट कैंसर या मतलब इस चीज के रोग हो सकते हैं। मैं भी सोचता था ये तो लेडीज की जो है ना डिसीज जो है ना उनके लिए होती है। जी, मैं आदमियों के लिए और बच्चियों के लिए भी जो भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए पूछना चाहता हूँ, इसके मेन जो रीजन जो कॉज क्या होता है इसका जो है ना जनरेट होने का, ये होने का जो है ना ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी सवाल करने के लिए। नमस्कार। तो जयपाल जी, आप ही की तरह और बहुत सारे मरीजों के मन में भी ये सवाल होता है, वो मुझसे ये पूछते हैं, मैडम मुझे क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया, या मेरे बच्चे आगे क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये चीज़ ना हो। तो अभी तक एक भी ऐसा कारण नहीं है जिसमें मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊं कि ऐसा करने से ये हो रहा है ना। कुछ सिर्फ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारा रिस्क बढ़ा सकते हैं, और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, अब पहले रिस्क फैक्टर की बात करती हूँ। किसी भी कैंसर के लिए जैसे होता है वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यदि हम ओबीज हैं, मोटापा है बहुत ज़्यादा, हम सुस्ताए रहते हैं, हम एक्टिविटी नहीं करते, पसीना नहीं आ रहा है रोज़ पूरे दिन में, इतनी एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, हमारी वर्जिश नहीं हो रही है, हम यदि बहुत ज़्यादा हुक्का, बीड़ी, सिगरेट इसमें पड़े हुए हैं, यदि हम रोज़ एक ड्रिंक से ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, ये सब हमारा रिस्क बढ़ाते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो साइंस को पता है कि जो एक्चुअल में करता है ब्रेस्ट कैंसर, वो है हमारा जेनेटिक रिस्क।
जेनेटिक रिस्क जब मैं बोलती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि कोई पेशेंट मुझे बोलती है मेरी मदर को या मेरी नानी को हुआ था ब्रेस्ट कैंसर जब वो 65 साल की थी, उससे सिर्फ एक महिला के अफेक्ट होने से फैमिली में हमारा रिस्क बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। जेनेटिक रिस्क कहने के लिए कि किसी का हाई रिस्क है, उसके लिए हम प्रॉपरली अपने मरीज को सारी हिस्ट्री लेते हैं, उससे उसके कुछ टेस्ट कराते हैं, उसके बाद उसके आधार पे उसको लेबल करते हैं कि वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आती है वो महिला, और उसको अपना रूटीन जो प्रोटोकॉल होता है ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने के लिए उससे हटके और हायर जांच बहुत पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। जैसे आम तौर पे आम जनता को हम 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी बोलते हैं, पर जो महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं उनको हम 25 साल की उम्र से MRI से स्क्रीनिंग करने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि हम उनको ऐसी ऑप्शंस भी देते हैं कि आप अपनी दोनों ब्रेस्ट और दोनों अंडेदानियां भी निकलवा लीजिए, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा कितने लोगों में होता है? ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। यदि मेरे पास 100 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हैं तो शायद सिर्फ 10 लोग जेनेटिकली उनके अंदर जीन्स कुछ ऐसे पाए जाएंगे, बाकी 90 में ना कोई फैमिली हिस्ट्री मिलती है, ना ही कोई जीन्स हमें मिलते हैं ऐसे। तो इसीलिए जो महिलाएं ये सोचती हैं कि मेरे घर में तो कभी किसी को नहीं हुआ तो मेरे को जांचों की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाके चेक कराऊं, ऐसा नहीं है। 100 में से 90 पेशेंट हमें कोई हिस्ट्री नहीं देते, तो आपको भी चेक कराना है, चाहे फैमिली में हिस्ट्री है चाहे नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। जल्दी जाएं और फिर इलाज जल्दी कराएं। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। आज है 21 अगस्त 2026 और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सूचना जी। तो डॉक्टर सूचना जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3rd स्टेज 4th स्टेज, तो ये 3rd स्टेज और 4th स्टेज ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी है हमारे श्रोताओं को इस बारे में समझना कि अगर आप 3rd स्टेज में जाते हो तो क्या परेशानी हो जाएगी, 4th में जाओगे तो क्या परेशानी हो जाएगी, और 1st में अगर चले जाते हो तो क्या कुछ फायदा हो गया, नुकसान होगा, तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, तो मैं स्टेज 3 और स्टेज 4 पे बिल्कुल आऊंगी शर्मिला जी, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोग, मुझे पता है जितने भी लोग सुन रहे हैं सब लोग अपनी खून की जांचें कराते हैं, हर 6 महीने में खुद ही जाके लैब में टेस्ट करवाए आते हैं कि देख लूं जरा शुगर तो नहीं बढ़ रही मेरी, जरा मेरा थायराइड तो नहीं बढ़ रहा, मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड चेक करा लूं। ये क्योंकि आप सब इन सब चीजों से अवेयर हो, तो ये तो आप खुद से भी करा लेते हो। हमारी महिलाओं को तो ये ही नहीं पता कि ब्रेस्ट के लिए कोई चेकअप भी होता है जी, है ना, उसको ये पता ही नहीं है। उसको ये तो पता है कि ठीक है मुझे अपना गायनी चेकअप कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, पर उसको ये नहीं पता मुझे अपना मैमोग्राफी कराना है। मैमोग्राफी शब्द ही लोगों ने नहीं सुना हुआ, जबकि बाहर के देशों में ये सरकारी प्रोग्राम है कि हर साल हर महिला का मैमोग्राम होना ही होना है। पर हमारे यहाँ पे अभी हम लोग अवेयर नहीं है, इसलिए हम लोग ये टेस्ट भी नहीं कराते। अब बात आती है कि मैमोग्राफी कैसे जान बचा सकता है। मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर को तब पकड़ सकता है जब वो बहुत छोटा होता है, स्टेज 0 में, जब वो कैंसर भी नहीं बना, उस समय मैमोग्राफी पकड़ सकता है और उस समय महिला को बहुत आसान से हम ठीक कर पाते हैं। 1 दिन की सर्जरी से बिना ब्रेस्ट निकाले, बिना कीमोथेरेपी के, वो महिला खुद यकीन नहीं कर पाती कि इतना आसान भी होता है ब्रेस्ट कैंसर से बचना, और हम उसको कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं कि आप 100% क्योर्ड हो। पर शर्त एक ही है कि आप उसको स्टेज 0 या 1 में पकड़ो, जब वो कोई लक्षण नहीं दे रहा होता आपको, वो गांठ की तरह भी आपको महसूस नहीं हो रहा होता। अब बात आती है कि जब कोई भी पेशेंट को हम डायग्नोसिस बनाते हैं कैंसर, अगला सवाल उसके मन में ये उठता है कि मैडम किस स्टेज में है मेरी बीमारी। तो स्टेज एक बहुत बड़ा टर्म है और उसके 3 भाग होते हैं। आप सब जानते हैं जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, वैसे वैसे हमारा चांस बचने का उस बीमारी से कम होता चला जाता है, ये सब जानते हैं। तो क्योंकि हम लोग इतना लेट आते हैं, लेट चेकअप कराते हैं, तो ज़्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त, वो स्टेज 3 या स्टेज 4 डिजीज़ में ही हमें मिलती हैं। इसमें हमारा इलाज भी बहुत मुश्किल होता है, लंबा चलता है, ब्रेस्ट भी निकालनी पड़ती है, कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले भी मरीज़ को लेनी पड़ती है, उसके बाद भी लेनी पड़ती है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरा क्योर हम कर पाएं। डिजीज़ वापस आती ही रहती है अगले 5 सालों में, कभी कहीं कभी कहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेज 3 और 4 में ना पकड़ें इस डिजीज़ को, हम स्टेज 0 या स्टेज 1 में पकड़ें।
जी, और दोस्तों को कहना चाहेंगे कि अगला प्रोग्राम 10 या 15 मिनट बाद हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। तो हम चाहेंगे कि काफ़ी सारे सवाल हैं कवर कर पाएं, क्योंकि सारे सवाल तो आज शायद नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर साहब को फिर से परेशान करेंगे, बुलाएंगे और सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों आप अभी सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 98 9873551078। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर सूचना कुशवाहा जी, जिनका कि 15 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्तन कैंसर की देखभाल के लिए और स्तन के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। तो आप सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और जरूर सवाल कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सवाल और किसी के पास हो और वो ना कर पाए, इतनी हिम्मत ना जुटा पाए, लेकिन आपके सवाल की वजह से उनको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। अभी फिलहाल 11:45 हो चुके हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या जो हमारे श्रोता हैं या महिला हैं या पुरुष हैं, उनको जागरूकता की कमी है, या इस बीमारी का डर इतना ज्यादा है कि एक डर बना रहता है कि कभी मुझे ये बीमारी ना निकल आए और फिर क्या होगा? जी जरूर इस सवाल का जवाब जानेंगे। हमारे साथ तेजाम कौशिक जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। नमस्ते बेटी, नमस्ते। डॉक्टर सूचना जी को भी अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छे से समझा रहे हो। मैं ये पूछ रहा था कि ये मैमोग्राफी जो करते हैं जी, तो ये हर मतलब औरत के लिए या जेंट्स के लिए भी जरूरी है? जी, तो मैमोग्राफी सिर्फ महिलाओं के लिए ही इंडिकेटेड है। आदमियों में हम तभी करते हैं जब उनको कोई लक्षण हो, लेकिन महिलाओं में हर वो महिला जो इस धरती पे है और 40 साल से ऊपर की है, उसको हर साल एक हैबिट बनानी है कि वो अपना मैमोग्राफी कराए। तो महिलाओं के लिए, सबके लिए, लेकिन पुरुषों में तभी करते हैं जब उनको कोई लक्षण आता है। तो इसमें पुरुषों के लिए आज कोई लक्षण बन जाते हैं? बिल्कुल, हर वो लक्षण जो एक महिला की ब्रेस्ट में हो सकता है, वही लक्षण एक पुरुष की ब्रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे गांठ बनना, निप्पल से कोई पानी का रिसाव होना, निप्पल का अंदर धंसना, लाल पड़ जाना ब्रेस्ट का, तो ये सब लक्षण पुरुषों में भी हो सकते हैं और हम उसको उसी तरीके से टेस्ट करते हैं जैसे एक महिला की ब्रेस्ट में को करते हैं। जी जी जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बचाव के उपाय बताइए जी। जी जी जी, बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। आप सुनते रहिएगा गुड़गांव के पास जी। तो हमारे श्रोता काफी अच्छी तरह से सवाल कर रहे हैं और डॉक्टर साहब उनके सवालों के फटाफट से जवाब दे रही हैं। अभी 11:47 हो चुके हैं और डॉक्टर साहब हमारा सवाल था कि आपके अनुभव से सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या जागरूकता की कमी है या ब्रेस्ट कैंसर को लेकर डर बहुत ज्यादा है? मुझे लगता है दोनों ही, दोनों की ही। एक तो जागरूकता भी नहीं है और फिर डर भी है जी। सबसे पहले जागरूकता, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम अपने ब्लड टेस्ट तो करा लेते हैं, पर उसमें सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस ही पिक होती हैं। मोटापा, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, यही बता सकते हैं वो ब्लड टेस्ट। कोई भी ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है जो कैंसर को बहुत पहले पकड़ सके, ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ का कैंसर। तो इसीलिए लोग मैमोग्राफी भी नहीं कराते। जैसे अभी एक श्रोता ने पूछा कि मैमोग्राफी क्या है और कब करानी चाहिए, तो ये पता ही नहीं है लोगों को। तो अवेयरनेस की कमी है बहुत ज़्यादा, पहला। दूसरा, डर भी लगता है क्योंकि सब ने सिर्फ एक ही बीमारी सुनी है ब्रेस्ट में कि ब्रेस्ट कैंसर। इतने सारी महिलाएं आती हैं हमारी क्लिनिक में बहुत डरी हुई, आज मैं लेट भी शायद इसीलिए हुई, रोते हुए आती हैं कि मैम मुझे देख लो। बस वो पूरा इमेजिन करके आ जाती है कि मेरे को तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अब मेरी आज से ज़िंदगी ख़त्म है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, उसको यही चिंता लगी रहती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप डरिए नहीं, पहला तो। दूसरा, जब आप किसी भी प्रॉब्लम से आते हो ना हमारे पास, ज़्यादातर हमें कैंसर नहीं मिलता है। यदि मैं 100 मरीज देख रही हूँ गांठ वाले, तो शायद 2 में ही कैंसर मिलेगा, 98 में नहीं मिलेगा कैंसर, उसमें कोई और कारण होगा आपकी गांठ का जी। तो आप बिना डरे एक बार जाके चेक करा लीजिए उसको। और सपोज एक बड़ी बूढ़ी सी महिला आई थी मेरे पास चेक कराने, मैंने उनको बोला कि देखिए माता जी, आपको डर तो नहीं लग रहा, हम टेस्ट करेंगे आपकी गांठ के। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बोला हंसते हुए कि ना बेटा, डर किस बात का यार, जो कुछ हुआ भी तो हम देख लेंगे उसने। तो ये बोल्डनेस जो हमारी माताओं में होती थी, दादियों में होती थी, नानियों में, या जो बूढ़ी औरतें, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी जनरेशन सेंसिटिव भी है, बहुत डरती है, हर चीज़ को लेके टेंशन लेती है। पर आप ज़रूर चेक कराओ, क्योंकि यदि कुछ है भी तो बड़ी इजीली ठीक हो सकता है। आजकल बहुत हाई एडवांस हो चुकी है मेडिसिन हमारी, तो हम बड़े प्यार से उसको ठीक भी कर लेते हैं जी।
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जैसे हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े थे और उनका भी ये सवाल था एक, क्या अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? और जैसे आपने बताया 40 साल से ऊपर की उम्र में तो मैमोग्राफी कराना होता है, लेकिन उससे पहले जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कोई अलग से टेस्ट होता है? तो ब्रेस्ट कैंसर की यदि आप मुझसे उम्र पूछें तो कोई उम्र नहीं है। मेरा सेंटर जो 3 साल ही पुराना है, उसमें मैंने जो सबसे छोटी महिला देखी वो 9 साल की बच्ची थी। पहला। दूसरा, जो सबसे बूढ़ी महिला देखी अपने छोटे से सेंटर में, नए से सेंटर में, वो 91 ईयर्स की थी। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर की कोई उम्र तो नहीं है पहला, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कॉमन हमें हमारे भारत में 35 से लेके 55 साल की उम्र की महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात आती है कि फिर उसको पकड़े कैसे? आप बोले जा रहे हो जल्दी पकड़ो, पर कैसे? तो जल्दी पकड़ना का मतलब क्या है? उसको तब पकड़ने का फ़ायदा है जब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही ब्रेस्ट में। तो कैसे पकड़ेंगे? यदि तो आपकी उम्र 40 साल से कम है, आप महीने में हर बार एक बार अपने आप को चेक करो। जो आपके पीरियड का लास्ट आखिरी दिन होता है, उस दिन आप अपने आप को अपने हाथ से चेक करिए कि कोई गांठ तो नहीं है, निप्पल अंदर तो नहीं जा रहे, निप्पल से कोई पानी तो नहीं आ रहा। ऐसी कोई तकलीफ है तो डॉक्टर से मिलिए। अब यदि आप 40 के ऊपर हो तो चुपचाप जाके एक बार मैमोग्राफी कराइए साल में। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर सूचना जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अपनी चेस्ट को चेक करना है ना, तो इसके लिए क्या किसी डॉक्टर या किसी नर्स के पास जाके पहले एक ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए या जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो अच्छे से अपने आप को चेक कर पाए कि हाँ कोई गांठ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि 40 से ऊपर वाले तो मैमोग्राफी करा लेंगे, उनकी तो टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए 6 साल के हैं, 9 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो क्या करें? उनको तो पता होना चाहिए कि मैं कैसे चेक करूं, और खुद चेक भी कर रही हूं तो शायद मेरे को लगता है कि परिवार के और सदस्य को भी पता होना चाहिए कि वो अपने शरीर की जांच कर रही है, ना कि कुछ और एक्टिंग बाजी हो रही है उनकी। जी, तो बिल्कुल ये मैं सबको बोलती हूँ। मेरी भी बेटी है 11 साल की, उसको भी मैंने सिखाया, उसकी अभी ब्रेस्ट डेवलप हुई है, और मैं उसको बोलती हूँ कि अपनी फ्रेंड्स को भी बताओ कि कैसे चेक करना चाहिए। तो जब भी एक बच्ची की ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, हमें उसको एक हैबिट डालनी चाहिए कि महीने में एक बार, जो आपका पीरियड का लास्ट डे है, उस दिन आप अपने आप को चेक करो। अपने आप को चेक करने के 2 भाग होते हैं। पहला, अपने आप को आप देखें, तो शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए और अपनी ब्रेस्ट को देखिए कि उसमें कोई बदलाव, कोई गांठ, कोई बल्ज, कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं है चमड़ी पे या निप्पल पे। उसके बाद आप अपनी 3 बीच की उंगलियां लीजिए और उनको फ्लैट रखिए अपनी ब्रेस्ट के ऊपर, और गोल गोल घुमाते हुए आप किसी गांठ के लिए चेक कीजिए। ठीक है, उसको आपको अंदर दबाना, पोक नहीं करना, आपको फ्लैट रखनी है अपनी 3 फिंगर्स को, और फिर आप उनको चेक कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर आपको बहुत सारा अच्छा वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप किसी डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि कैसे करना होता है। बताने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन करने में सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट अपने लिए हर महीने निकालिए बस। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर सूचना जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि चेक कीजिए, है ना, और चेक करने के बाद में अगर किसी को गांठ मिलती है ना, महसूस होती है कि मेरी तो छाती में गांठ है, तो सबसे पहले कदम क्या उठाना है और क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आपके नज़दीक में कौन ब्रेस्ट एक्सपर्ट है, और सीधा उसके पास चले जाना है। चैट जीपीटी, गूगल कुछ नहीं करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हस्बैंड को बताइए, अपने फादर को बताइए, फ्रेंड को बताइए, और डॉक्टर को विजिट कीजिए। जी, तो चलिए, अब बहुत ही अच्छे से डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि अगर गांठ आपको मिलती है और ऐसा महसूस होता है तो अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, जिससे कि आपको अच्छा इलाज मिल पाए, परेशानियां ना हो, अच्छे से समझा पाएं। सवाल बहुत सारे हैं और समय नहीं है और सवाल करने के लिए, तो दोबारा से हम प्रोग्राम करेंगे और बहुत सारे सवालों के साथ में, बहुत सारे जवाब के साथ में आने वाले हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूचना जी प्रोग्राम में आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद शर्मिला। तो दोस्तों से कहना चाहेंगे, इस प्रोग्राम का फीडबैक भी दे सकते हैं अगर आपके मन में भी ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है ना, गांठ आ रही है,
पस हो रहा है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, सूजन आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या गया है, तो बहुत सारे सवाल जो भी हैं आपके मन में, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408। आप सोच रहे हैं कि इलाज कराएंगे तो मैमोग्राफी में दर्द तो नहीं होगा, या फिर कौन कौन से टेस्ट और होने वाले हैं, वो क्या परेशानी क्या दिक्कतें होने वाली हैं, तो डरिए नहीं, हमारा प्रोग्राम सुनिए, आप अपना इलाज कराइए, टाइम पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो समय से इलाज हो पाएगा, आपकी दिक्कतें परेशानी, परिवार की परेशानी खत्म हो जाएगी, आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ हम जरूर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।